अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम इस बात की तस्दीक कर लेते हैं आप लोगों से कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है। मैं शहरोज़ खान, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। आई एम ऑनलाइन। क्लास क्यों नहीं होनी, क्लास मैं तो ऑनलाइन आ चुका हूँ। सो आई एम हियर जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे हियर टू डिलीवर द क्लास एंड कंडक्ट द क्लास। सो एनीवे, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम जी। आज के अपने इस काम में सबसे पहले तो हम यहाँ से, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हैं मुझे? प्लीज़ कमेंट्स। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर चुका हूँ। मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देते हैं स्लाइड्स को। ये स्लाइड्स आपके सामने आ गई। हादिया, बहुत शुक्रिया आपका बेटी। अच्छा जी, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़े थे। लास्ट टाइम बेंचमार्किंग पे बात हुई थी आपके साथ, आपको याद होगा, और वेस्ट मैनेजमेंट पे बात हुई थी। आज हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। आज आपने देखा होगा कि आपका जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर 2 जो है वो अपडेट करके सेंड कर दिया था आप लोगों को, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को जो है वो इसके समराइज नोट्स भी जो है गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए थे। तो ये दोनों काम मैंने आज मुकम्मल कर दिए थे, ताकि कोर्स बिल्कुल आपका जो है चैप्टर 2 वाइंडिंग अप पे है। तो वाइंडिंग अप के ऊपर जाके आपके पास नोट्स ना होते तो दैट्स माइट मेक ए प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसलिए फिर मैंने उसको पहले अपडेट किया है। अब मैं जो जहाँ से काम का आगाज़ कर रहा हूँ, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ इस राइट अवे फ्रॉम दिस टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है इसको हम BPR एब्रिवेशन यूज़ करते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम इसको कहते हैं। ये क्वालिटी मैनेजमेंट की एक टेक्निक है, एक तरीक़ाकार है। हम इसको यूँ देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी तवज्जो इस बात पे होती है कि हम अपने प्रोसेस पे नज़र रखें, और अगर मुमकिन हो सके तो प्रोसेस का को रीडिज़ाइन करें, प्रोसेस को रीडिज़ाइन करें। प्रोसेस रीडिज़ाइन करते वक्त हम इसके अंदर से वो तमाम प्रोसेसेस या वो तमाम एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्टिव नहीं हैं उनको हटा दें, और दोबारा रीडिज़ाइन करने में हम कोशिश करें कि प्रोसेस की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो, प्रोसेस जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो हम इस वे में इसको दोबारा डिज़ाइन करते हुए, इसकी खामियों को दूर करते हुए, हम इसको ज़्यादा बेहतर निज़ाम में बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इससे ज़्यादा अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो हम इसको यूँ कहते हैं कि देखिए, हम इसको यूँ कहते हैं कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व फोकसिंग अटेंशन इन वर्ड के तवज्जो करना इस चीज़ पे कि कंसीडर किया जाए कि हाउ बिजनेस प्रोसेस कुड बी रीडिज़ाइन, कि बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन कैसे किया जा सकता है या इसको री इंजीनियर्ड किया जा सकता है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि इसको री इंजीनियर्ड कर दिया जाए, और री इंजीनियर्ड करते हुए हम इसके प्रोसेस को, इसके डिज़ाइन को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करें। और डिज़ाइन इम्प्रूव करने का फ़ायदा ये हो कि एफिशिएंसी भी हमारी बेहतर हो जाए, और हम पहले की निस्बत कॉस्ट भी हमें कम बेयर करना पड़े। तो हम इसको कहते हैं ये हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अमल है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, ये बेसिकली जो है एक आइडिया है, जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है ओरिजिनली पायनियर की गई 1990 में, 90s में, ऑन द फोकसिंग ऑन द एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ वर्क फ्लो बिजनेस प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुनियाद इस पर रखी गई थी कि वर्क फ्लो और बिजनेस प्रोसेस जो है इसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वर्क फ्लो अगर आपके लिए कोई नई बात है तो आप यूँ समझ लीजिए, वर्क फ्लो ऐसे है कि एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी से एक्टिविटी सी, इसको हम कह सकते हैं एक सीक्वेंसिंग है, एक वर्क फ्लो है कि कहाँ से काम मुकम्मल होके कहाँ जाता है, किस तरह से काम कहाँ पर स्टेप्स में
मूव करता है। मिसाल के तौर पे एक कार जो है, यहाँ से उसकी चेसी चलती है, चेसिस आगे बढ़ती हैं तो आगे जाती हैं, तो फिर अगले प्रोसेस में दूसरी साइड से इंजन बन के आता है, इंजन और चेसिस इकट्ठे हो जाते हैं, तीसरी साइड से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन के आते हैं और वो जनाब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह करते 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 आखिरी स्टेज में जाके एक गाड़ी जो है वो तैयार हो जाती है, उसका टेस्ट हो जाता है और टेस्ट होने के बाद जो है वो एक वर्किंग कंडीशन में आ जाती है। तो उसको हम कहते हैं ये हमारी क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल द वर्क फ्लो। हम इसको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें हम वर्क फ्लो और प्रोसेसेस के अंदर अजाफी एक्टिविटीज़ को निकाल कर प्रोसेस को इकोनॉमिकल यानी सस्ता और ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं, यानी क्वालिटी बेहतर हो, स्पीड ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो जाए। ये हमारा एम होता है। अब जब हम आगे चलते हैं तो एक चीज़ जो हम पहले पढ़ गए हैं उसको हम कहते हैं बेंच मार्किंग। तो बेंच मार्किंग को हम, एक मिनट, लेट मी सी, यस यू कैन से कि वर्क फ्लो की जो सीक्वेंस है हम उसको जो है एक प्रोसेस कह सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के तहत काम हो रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो हम अपने वर्क फ्लो को बेटर करते हैं और डिफरेंट वर्क फ्लोज को मिलाते हैं तो हमारा प्रोसेस बन जाता है। अब जहाँ तक सवाल है, एक चीज़ जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसको हम कहते हैं बेंच मार्किंग। देखिए बेंच मार्किंग बेसिकली एक अप्रोच ऐसी थी जिसके अंदर हम एक आइडियल अपने सामने रखते हैं, अपने सामने एक स्टैंडर्ड रखते हैं। तो बेंचमार्किंग कंपेयर्स द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ योर कोर प्रोसेस, जिसके अंदर अपने कोर प्रोसेस को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट ऑफ अदर फर्म्स, कि दूसरी फर्म के प्रोसेस के साथ आप कंपेयर करते हैं कि हमारे प्रोसेस में और इनके प्रोसेस में क्या फ़र्क है, या किसी फर्म के अच्छे प्रोसेस को आइडियल या स्टैंडर्ड बनाते हुए आप अपने प्रोसेस को एक आइडियल प्रोसेस के साथ उसका मुआवजा करते हैं, और जो आइडियल प्रोसेस आप चूज करते हैं इसको हम बेंचमार्क कहते हैं। तो आप इसको बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक एनालिसिस है विच कैन आइडेंटिफाई दोज प्रोसेस विच आर कैंडिडेट फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम उन प्रोसेस को का इंतखाब करते हैं और ऐसे प्रोसेसेस को नुमाया करते हैं जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट का मतलब है इस काबिल हैं कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाए। यानी एक ऐसा एनालिसिस किया जाए जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इम्प्रूवमेंट डिजर्व करते हैं, जिनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो डिज़ायर्ड रिजल्ट इतने अच्छे नहीं दे रही। तो हम उन प्रोसेसेस को पकड़ें, उनको कैंडिडेट बनाएं और कैंडिडेट बनाकर उनमें से हम वो एक्टिविटीज़ को चुन चुन कर निकाल दें और उनकी जगह मुतबादिल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है तो वो ऐड कर दें। तो दोज विद द अपेरेंटली रिक्वायर्ड कंप्लीट री इंजीनियरिंग, जिसके हमें कंप्लीट री इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डिफरेंस ऑफ बेंचमार्किंग एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मैं रिपीट करता हूँ कि बेंचमार्किंग में हम एक आइडियल प्रोसेस पकड़ते हैं, उससे अपना प्रोसेस कंपेयर करते हैं, उस आइडियल प्रोसेस को आप अपना बेंचमार्क कहते हैं। जबकि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हम प्रोसेसेस को रीड करते हैं और उसमें से वो प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें रद्दोबदल की ज़रूरत है, और हम उसमें से जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं जो डिज़ायर रिजल्ट नहीं दे रही उनको हम अलहदा कर देते हैं और नए सिरे से उनकी तरतीब देते हैं, और नए सिरे से उनकी तरतीब देने को ही हम री इंजीनियरिंग कहते हैं। क्योंकि अगर हम सारे के सारे प्रोसेस में माइन्यूट चेंजेस कर रहे हैं तो फिर तो ये री इंजीनियरिंग नहीं है। री इंजीनियरिंग तो इसी को कहते हैं जिसके अंदर कोई रेडिकल चेंज हो, कोई बड़ा चेंज हो, कोई दोबारा से नए सिरे से तरतीब दी जाए, तो मैं इसको री इंजीनियरिंग कह सकता हूँ। जैसे फर्ज कीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट जो है उसके नोट्स तैयार करते हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको एहसास होता है कि इन नोट्स के अंदर काफ़ी कमी है। आप उन नोट्स को नए सिरे से तरतीब नहीं देते, आप नए सिरे से लिखते हैं
और लिखते हुए पुराने और नए टॉपिक्स की कुछ नई अरेंजमेंट कर दे, मैं इसको री इंजीनियरिंग कह सकता हूँ। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है, इट यूज कंट्रास्ट विद बेंचमार्किंग which is an external exercise, although ideas generated through benchmarking may be used here to offer radical solution। हम इसे बेंचमार्किंग से कंपेयर करते हुए कह सकते हैं कि वो एक एक्सटर्नल एक्सरसाइज है कि दो प्रोसेसेस का मुआवजा किया जाए। लेकिन बेंचमार्किंग भी कोई इतनी फजूल चीज़ नहीं है, बेंचमार्किंग से भी हम बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं और बेंचमार्किंग की मदद से हम वो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ज़रिए बेहतर बना सकते हैं। तो मुआवजे से बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि इंसान जो है ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है जिसके अंदर जो है वो जिसके अंदर जो है नुमाया तब्दीली की ज़रूरत होती है। शहरोज खान, एक्सटर्नल एक्सरसाइज का मतलब ये किसी बाहर की चीज़ से मुआवजा कर रहे हैं। जैसे ऊपर आपके सामने मैंने डेफिनेशन बयान की है कि कोर प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं दोज ऑफ अदर फर्म्स, दूसरी फर्म के साथ, इससे एक्सटर्नल का वर्ड यूज हुआ है। रेडिकल में पहले बता चुका हूँ, रेडिकल का मतलब होता है बहुत बुनियादी, यानी बैकबोन इज अ रेडिकल बोन। इसी तरह तो आप ये कह सकते हैं बुनियादी, तो बुनियादी का मतलब होता है बेसिक, जिसपे बेस है आपकी। यहाँ पे हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमर एंड चैम्पे डिस्क्राइब द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन टर्म्स के किन टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहली टर्म जो है वो कहते हैं कि ये जो तब्दीली है ये रेडिकल है, फंडामेंटल है, यानी ये बुनियादी तब्दीली है, कोई बेसिक चेंज है, और ये कोई ऑर्डिनरी चेंज नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी चेंज नहीं है, ये एक रेडिकल चेंज है। assumes nothing, it start by asking basic question about why tasks are carried out and challenges traditional method, और ये चैलेंज करती है आपके ट्रेडिशनल मेथड को और आइडेंटिफाई करती है कि बेसिक क्वेश्चन के वाई टास्क आर कैरिड आउट। अब ये आप जो बात कर रहे हैं कि वाई टास्क आर कैरिड आउट, किसी भी काम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसका बुनियादी मकसद यानी बेसिक पर्पस आपको बिल्कुल क्लियर हो। जिस चीज़ का बेसिक पर्पस क्लियर होता है आप उसी को बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कस्टमर ये चीज़ क्यों ख़रीदता है, कस्टमर को इस सर्विस की क्यों ज़रूरत है, कस्टमर को इस प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है, तो ये इसी सूरत में आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो, अगर आप इस चीज़ का अयादा कर सकें, अहाता कर सकें कि ये चीज़ क्यों बनाई जा रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, तो फिर आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम जिस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं वो चीज़ बुनियादी सतह से शुरू होती है कि कोई चीज़ क्यों बनाई जा रही है, उसकी वजह क्या है, और ये तब्दीली सानवी नहीं है, ये तब्दीली आर्जी नहीं है, ये तब्दीली जो है इट्स अ चेंज इन द बैकबोन, ये बेसिक चेंज है, ये फंडामेंटल चेंज है, रेडिकल चेंज है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग एक बड़ी तब्दीली का नाम है, ये बुनियादी तब्दीली का नाम है और ये अहम तब्दीली का नाम है। दूसरी चीज़ है ड्रामेटिक। ये जो चेंज है ये यकसर जो है बदल कर रख देती है चीज़ को। यानी आप यूँ समझिए कि अगर कोई शख्स ये समझे कि ये एक इंक्रीमेंटल चेंज है तो ये गलत है। क्यों? कि ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा सा चेंज नहीं है जैसे हम एक एक स्टेप चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पे पहुंच जाते हैं। तो इट्स नॉट अ स्टेप बाय स्टेप चेंज, इट्स नॉट अ स्टेप बाय स्टेप चेंज, ये स्टेप बाय स्टेप चेंज नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रेडिकल चेंज
जो कि बेसिक से शुरू होता है और टॉप लेवल तक जाता है, लिहाजा हम इसे कोई आम तब्दीली नहीं कह सकते, ये इंतहाई ज़्यादा जो है बड़ी तब्दीली है, यानी यकमुश्त चेंज हो जाती। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, एक बड़े अच्छे तरीके से एक जगह यूँ बच्चे बात कर रहे थे आपस में, मुझे बात कुछ मिलती जुलती पसंद आई। तो वो कह रहे थे कि इंक्रीमेंटल चेंज इस तरह का चेंज होता है जैसे कोई गरीब आदमी का घर बनता है, कि पहले पैसे आए तो एक प्लॉट ले लिया, फिर थोड़े से पैसे आए 2 कमरे डाल लिए, फिर पैसे आए तो एक किचन और एक बाथ बना लिया, फिर पैसे आए तो छत पे कुछ बना लिया। तो वो इंक्रीमेंटल है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। और जो है क्वांटम लीप्स, ये इस तरह से जैसे एक अमीर आदमी का घर है, यकमुश्त मैप अप्रूव होता है, घर बनता है और एक दफा पूरा घर तैयार होता है, फिर आप शिफ्ट करते हैं तो एक बड़ा चेंज आता है। लिहाजा ये ड्रामाई तब्दीली है, ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाली तब्दीली नहीं है, ये स्लो चेंज नहीं है, इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। लिहाजा एक बात तो हमारे जहन में बिल्कुल वाज़ह होनी चाहिए कि रेडिकल चेंज जो है फंडामेंटल और बुनियादी तब्दीली है, ये सतही तब्दीली नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये एक ड्रामेटिक चेंज है, ये छोटी छोटी आहिस्ता आहिस्ता आने वाली चेंज नहीं है, बल्कि ये यकमुश्त आने वाली बड़ी तब्दीली है जो होराइजन को भी बदल के रख देती है। देखिए, बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो, जी जी, आप रुतबा देखिए, बात ये है कि बेंच मार्किंग के अंदर हम बात कर रहे थे कि बेंच मार्किंग, अगर हम कंपेटिटर के प्रोसेस से अपना प्रोसेस कंपेयर करते हैं तो वो एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो हमने बेंच मार्किंग पे बात की थी। और जहाँ तक सवाल है कि बेसिक क्वेश्चन क्यों कैरिड आउट होंगे, बेसिक क्वेश्चन इसलिए कैरिड आउट होंगे कि दुनिया में कोई भी काम आप कर रहे हो उसका मकसद वाज़ेह ही नहीं है आपके ऊपर, तो आप अच्छी तरह तो नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक काम कर रहे हैं, उसका बुनियादी पर्पस आपको पता है कि व्हाट इट्स बेसिक पर्पस, तो फिर आप वो काम अच्छा करेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो है प्रोसेसेस। ये चेंज जो है ये प्रोसेसेस में तब्दीली का नाम, जिसके अंदर डिफरेंट जॉब्स को हम कंबाइन करते हैं। हो सकता है दो इंटायरली मुख्तलिफ जॉब्स को हम इकट्ठा कर दें कि पैकिंग और प्रेसिंग इकट्ठी होगी, पॉसिबल है। पहले हो सकता है पैकिंग और प्रेस अलग अलग हो रहे हो, अब हम कहते हैं नहीं, प्रेस और पैकिंग इकट्ठे होंगे, एक ही जगह होंगे, कर सकते हैं हम, जॉब्स को कंबाइन कर सकते हैं। डिवॉल्व डिसीजन मेकिंग, हम फैसला साजी का अख्तियार ट्रांसफर कर सकते हैं, माइट बी वी ट्रांसफर टू लोअर लेवल, ताकि फैसले जल्दी हों, जहां प्रॉब्लम आती है वही डिसीजन हो जाए, बजाय इसके कि फैसले ऊपर आकर लाने में या टॉप लेवल पे करने में वक्त ज़ाया हो। तो हम डिसीजन मेकिंग को डिवॉल्व कर रहे हैं। रिड्यूस चेक्स एंड कंट्रोल विद क्वालिटी बिल्ट इन, क्वालिटी हम बिल्ट इन करेंगे, ये नहीं करेंगे कि पहले ही शक हो कि हम कुछ गलत नहीं, यानी चीज के गलत बनने से पहले ही उसे ठीक कर, फॉर मेकिंग इट, हम उसको बनाने से पहले रेक्टिफाई कर लेते। जी, वी कैन चेंज,
जो भी आपका नाम है, एनोनिमस अटेंडी आपका नाम लिखा हुआ है, मुझे ये जो नाम आपके सामने आ रहा है, मेरे सामने आ रहा है, तो जो भी चेंज हम उसको बुनियाद से तब्दील करेंगे। तो हमने तीन बातें की। पहली बात यह है कि रेडिकल चेंज है, बुनियादी तब्दीली है, सतही तब्दीली नहीं है, छोटी मोटी तब्दीली नहीं है, बड़ी तब्दीली है। फिर तब्दीली का अमल आहिस्ता आहिस्ता नहीं है, ड्रामेटिक है, एकदम से बड़ी तब्दीली आ रही है। तो देखिए, बड़ी तब्दीली की एग्जांपल यूं भी दी जा सकती है कि आपकी वालदा इस्लामाबाद जाती हैं, वापस आती हैं, आपने कर्टन बदल दिए घर के, वो कहती हैं बड़ा अच्छा चेंज है। लेकिन वो वापस आती, कर्टन भी बदल दिए, गाड़ी भी चेंज हुई है, आपकी आदत भी चेंज हुई है, हालात भी बदले हुए हैं, तो वो कहेंगी ये चेंज नहीं है, ये तो पैराजिम बदल गया, पूरा हालात ही टोटल चेंज हो गए। तो इसको हम कहेंगे ये ड्रामेटिक चेंज है, बड़ी तब्दीली है और यकमुश्त तब्दीली है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं। फिर आ जाता है प्रोसेस, जिसके अंदर हो सकता है हम दो प्रोसेस इकट्ठे कर दें, जैसे प्रेस और पैकिंग इकट्ठी कर दें, अथॉरिटी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो भी बंदा कंप्लेंट लेके आता है कस्टमर, वो ये चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम फ़ौरन सॉल्व हो, और वो फ़ौरन सॉल्व तब भी हो सकती है अगर निचले वाला जो कंप्लेंट सुनने वाला हमारा सेलमैन है, उसको हम पूरा अख्तियार दें, उसको हम पूरा अख्तियार दें कि वो जो है डिसीजन ले सकता है। तो फिर ये मुमकिन है कि ये फैसले जो इस लेवल पर हो जाए। ठीक है जी। और फिर उसके बाद रिड्यूस चेक, हम चेक को रिड्यूस करते हैं और क्वालिटी बिल्ट इन करते हैं, बजाय इसके कि कोई दूसरा आके क्वालिटी को रेक्टिफाई करे, टूटे हुए पीस निकाले, रस्टेड पीस निकाले, एक्सपायर पीस निकाले। हमने ऐसा काम करना ही नहीं कि चेक एंड बैलेंस बाद में करना पड़े। हमने तो इंश्योर करना है कि पहले ही काम इतना अच्छा हो कि उसके अंदर गलती का एहतमाल ना हो। अब सवाल ये है कि किसी भी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को किस तरह से हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। कहते हैं जी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट द नीड फॉर चेंज। पहली बात यह है कि सबसे पहले तो रियलाइज किया जाए कि चेंज लानी पड़ेगी। जब आप किसी चेंज को लाना चाहते हैं तो जाहिर बात है हर शख्स इतनी आसानी से तैयार नहीं हो जाता। चेंज को लाने के लिए आपको लोगों का कॉन्फिडेंस भी विन करना पड़ता है, और उसके साथ साथ लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, कायल करना पड़ता है कि ज़रूरी है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज ही आपके फादर घर आते हैं और आकर कहते हैं कि हमें जो है वो डीएचए में शिफ्ट होना है। ठीक है, या बहरिया ऑर्चर्ड चलते, मैंने घर ले लिया। फौरी तौर पे तो घर वाले पूरे एग्री नहीं होंगे। कोई कहेगा मेरा यहाँ स्कूल है, कोई कहेगा यहाँ हमारे पास परचून की ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, बटलर शॉप्स हैं, मीट शॉप्स हैं, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा भाई कि उन्हें बड़े तरीके के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि देखें यहाँ रहने में मसाइल हैं, यहाँ गली छोटी है, घर छोटा है, बच्चों के पास रीडिंग रूम नहीं है, वगैरह वगैरह। कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ चेंज की ज़रूरत है। और अगर हम चेंज ना लाए, बच्चों के पास स्टडी रूम है नहीं, घर में बनाने के लिए लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं है, और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकें, तो इससे घर वालों को एक एहसास पैदा होगा कि ये तब्दीली लानी ज़रूरी है। तो ग्रेजुअली वो माइल्ड होंगे, पहले इन्फ्लुएंस होंगे, फिर वो उस बात को एडमिट करेंगे कि जी हाँ, चेंज लाना ज़रूरी। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी भी बिजनेस प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है। देखिए, कम्युनिकेशन जो है, एक तो इसमें कॉन्फिडेंस दूसरे का विन करना है,
दूसरा जो है उसको इन्फ्लुएंस भी करना है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो है ट्रस्ट और ट्रूथ वाली बात करें। देखिए सच्चाई जो होती है ना, उसमें अपनी एक ताकत होती है कि आप ट्रस्ट विन कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल सच बात करें, हक बात करें, और लोग जो है ऐसी बात को एडमिट कर लें। तो लिहाजा तो पहली बात तो ये है कि लोगों को इंटीमेट किया जाए और मनाया जाए कि हाँ, यहाँ चेंज लाने की ज़रूरत बड़ी अशद है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब देखिए, चेंज पहली बात जो मैंने की वो शायद आपके समझ में आ गई कि तब्दीली के अमल के लिए लोगों को मेंटली तैयार किया जाए, उन्हें पहले प्रोसेस के प्रॉब्लम्स बताए जाएं, नए प्रोसेस के फ़ायदे बताए जाएं, उनका कॉन्फिडेंस विन किया जाए, उनके साथ ट्रस्ट एंड ट्रूथ बोला जाए, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ़ैसला उन पर इम्पोज ना किया जाए, बल्कि उनको इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए और इन्वॉल्व करके उनकी ओपिनियन को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए। उनकी राय जो है डिसीजन मेकिंग में शामिल होनी चाहिए, ताकि वो डिसीजन को ना सिर्फ माने बल्कि डिसीजन की ऑनरशिप लें कि ये फ़ैसला हमने किया है, सब ने मिलके, तो हमने ये फ़ैसला हर सूरत निभाना है, हमने हर फ़ैसला जो है हर सूरत इसको पूरा करना है। तो ये चीज़ आती है। अब ज़ाहिर है चेंज लाना, किसी प्रोसेस री इंजीनियर करना किसी एक बंदे का काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रोह चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो हमें इस पर्पस के लिए जो है टीम को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा। ये एक्सपर्ट ज़ाहिरी बात है, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ, दे आर हाईली स्किल्ड पीपल, दे आर हाईली मोटिवेटेड पीपल। ये हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर हाईली स्किल्ड एंड हाईली मोटिवेटेड पीपल। तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हम ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि सीनियर मैनेजर्स, when it comes to making a major change, you need supervision of someone who can call the shoot, and business process re-engineering team does not have someone from the senior management. They shall have to get in touch with them for every माइनर चेंज। तो सबसे पहली बात यह है कि ये चूंकि एक मेजर चेंज है और इसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। और देखिए टीम जो है वो सीनियर मैनेजमेंट जो है इफ अगर आप ये कहें कि हम चेंज के लिए हमने बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया है और उसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो जो जो प्रीवियस प्रोसेस है उसकी जो मिथ है, डेप्थ है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकेंगे। और अगर वो इन टच नहीं है तो फिर हमारे लिए माइनर चीज़ों को भी समझना मुश्किल हो जाएगा। यानी बड़ी चेंज तो अपनी जगह मुश्किल है ही, लेकिन माइनर चेंज को भी समझना जो है वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इशू में जो बुनियादी मसला इन्वॉल्व है वो ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उसका इसमें शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। और ना सिर्फ उनका शामिल होना बल्कि उनको इसके अंदर डेलिब्रेशन होना चाहिए, उनके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए। उनकी राय नहीं, वो पूरी दिल जमी के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो पूरी अपनी जो है वो सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करते इसमें हमारे साथ, तो ये चेंज जो है ये लाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।
अब देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी जब बनती है तो एक तो असूली तौर पे स्ट्रेटेजी टॉप से लेके तमाम बॉटम तक जितने भी लोग हैं, यानी टॉप टू बॉटम, हर एक को इसमें इन्वॉल्व भी होना चाहिए और हर एक का इसके अंदर रोल भी होना चाहिए। लिहाजा ये सारा काम टॉप पे नहीं होता, नीचे तक जाते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर भी इसमें शामिल होते हैं कि वो बता सकते हैं इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्रोसेस that where operational manager comes, work with the processes and can contribute with their vast knowledge. अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर सीनियर मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व होनी चाहिए, आपने कहा, लेकिन आपका सवाल जो हो सकता है वो ये हो सकता है, बल्कि एक सवाल, हाँ ये सवाल मेरे पास है कि जो ऑपरेशनल लोग हैं उसका इन्वॉल्वमेंट आप जिस तरह का कंटेंट है उसमें लगता है कि ज़्यादा वेटेज दे दिया आपने ऑपरेशनल लेवल को बनिस्बत सीनियर मैनेजमेंट के। सवाल एक मेरे पास और भी है, वो भी जवाब देता हूँ, लेकिन यहाँ पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट को क्यों ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं बनिस्बत सीनियर मैनेजमेंट के, कि यहाँ पे इतना अहम क्यों लिखा है। देखिए एक बात तो आप यकीनन आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, यानी जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, इनके पास जो है वो ऊपर वाले जो लोग बैठे होते हैं इनके पास भले स्ट्रेटेजिक नॉलेज ज़्यादा हो, स्ट्रेटेजिक नॉलेज ज़्यादा हो, यानी स्ट्रेटेजिक ना हो, स्ट्रेटेजिक नॉलेज इनके पास ज़्यादा होगा, लेकिन जब बात करेंगे आप टेक्निकल स्किल्स की, कौन सी स्किल्स की? टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स हमेशा निचले लेवल पे ज़्यादा होती हैं और ऊपर वाले लेवल पे कम होती। आप चौंक गए, मुझे पता है कि आपने इस बात पे चौंक जाना था। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए मैनेजेरियल स्किल्स ऊपर ज़्यादा है, मैनेजेरियल स्किल्स ऊपर ज़्यादा है, और जो टेक्निकल स्किल्स है वो नीचे ज़्यादा है। वजह देखिए, मैं छोटी सी मिसाल अगर आपको दूँ, आपने कभी आर्मी का स्ट्रक्चर देखा हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बंदूक उतनी ही अच्छी चलानी आती होगी जितनी कि एक यंग सोल्जर को? तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि हो सकता है कि नहीं, क्योंकि चीफ अपने दौर में बहुत एक्टिव थे, सोल्जर थे, लेकिन अब उनके ज़्यादा इश्यूज मैनेजेरियल हैं कि जो जवान बॉर्डर पे उन्हें खुराक कैसे पहुँचानी है, जो जवान इस वक्त मैदान में उन्हें वेपन कैसे पहुँचाना है, जो बैरक में फौजी बैठे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे अपडेट करानी है, तो उनकी सारी जिम्मेदारियां जो हैं इस वक्त वो मैनेजेरियल। लिहाजा बंदूक वो चलाते होंगे यकीनन, बट वो जो स्किल, जो महारत और जो फुर्ती एक सोल्जर में होगी वो उनके अंदर नजर शायद नहीं आएगी आपको, चूंकि उसकी वजह ये है कि उनका काम अब मैदान जंग में निकल के गोले, अब उनका काम है एक अच्छी जंग की मंसूबाबंदी करना। लिहाजा ऊपर के जो लोग होते हैं वो मंसूबाबंदी में माहिर होते हैं, यानी उनके पास मैनेजेरियल स्किल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, उनके पास मैनेजेरियल स्किल्स ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होती हैं। लिहाजा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत आउटस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस के अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। डेट इज वाई
कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बात क्लियर होगी। मैं ज़रा एक सवाल और है जिसको मैंने पढ़ा था, ज़रा जहन से मेरे निकल गया, मैं उसको भी देखना चाह रहा हूँ। सवाल यहाँ पे था मेरे पास। जी शहरोज खान, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऑपरेशनल लेवल इन्वॉल्व ड्यू टू प्रोसेस री इंजीनियरिंग, क्योंकि प्रोसेस चलाते ही वो हैं, टेक्निकली वही लेके चलते हैं, तो इसलिए ये सवाल दूसरे स्टूडेंट का भी क्लियर हो गया। हादिया मलिक ये कह रही हैं कि हम कोटर्स वे ऑफ मैनेजिंग चेंज बीपीआर में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत हद तक जो लोगों को मनाना है चेंज के लिए, उसमें हम बिल्कुल लीडरशिप का ये जो मॉडल है चेंज मैनेजमेंट का, ये अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक है, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस चेंज है, बिजनेस प्रोसेस भी इंजीनियरिंग चेंज है, लिहाजा अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो सवाल जो मेरा रह गया था वो ये था कि if we involve team in that decision got too opposite to our opinion, it means we cannot change। देखिए बात ये है, जिस भी स्टूडेंट ने सवाल किया, ये नेम नहीं अपना लिखते। मैंने जो आपसे बात की थी वो ये की थी कि देखिए, चेंज को लाने के लिए हमारा ये काम है कि हम डिसीजन मेकिंग के डायरेक्शन को ठीक करें। अगर हमारे आपसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, फंक्शनल इख्तलाफात तो होने चाहिए, यानी किसी मामले पे बहस मुबासा कंपनी की फलाह के लिए, बेटरमेंट के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम सिंसियर हैं तो हमारी डायरेक्शन एक ही होगी और हमारा फैसला भी एक ही होगा। लेकिन अगर हमारे इख्तलाफात पर्सनल लेवल के हैं, ज़ातियात हद तक हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जो एफर्ट है उसका एक्चुअल डायरेक्शन में ना जा सकें और इख्तलाफ होने की वजह से चेंज की तरफ ना बढ़ सकें। और ऐसा रेयर होता है, लेकिन बहरहाल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा लोगों का स्टेक लगा होता है, पैसा लगा होता है, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, लिहाजा वहाँ पर इतने बड़े बड़े एटीट्यूड काबिल कबूल नहीं होते। बाज़ जगह पे हो सकते हैं, डिले करा सकते हैं आप, लेकिन बाहरकार बात को मानना पड़ता है। आखिरी चीज़ ये है कि जब हम चेंज लाने चल पड़े हैं तो इसके अंदर हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पड़ेगी री इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स की। उसकी वजह यह है कि ये किसी एक फील्ड का काम नहीं है, इसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स की महारत की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब इंसान को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हमें ऐसी कमेटी बनानी पड़ती है, ऐसी टीम बनानी पड़ती है जिसके अंदर हर फील्ड के डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हों। बल्कि अगर हमें किसी भी बहस में ये महसूस हो जाए कि किसी ख़ास फील्ड में ओपिनियन इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो हम उसके ऊपर भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस फील्ड का एक्सपर्ट भी कहीं से ढूंढ कर लाएं ताकि हमारा प्रोसेस बेहतर हो सके। लिहाजा हर फील्ड का एक्सपर्ट जो है इसमें हम शामिल करते हैं, जो कि टेक्निकल है, अगर मैकेनिकल इशू है तो मैकेनिकल के इशूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स के इशूज़, तो ये सारे लाने पड़ेंगे। मसलन एक कार फैक्ट्री की री इंजीनियरिंग में आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, एरोडायनेमिक्स भी होगा, उसके अलावा अकाउंटेंट्स भी शामिल होंगे। क्वाइट पॉसिबली अगर लीगल मामला आता है तो कोई लॉयर भी शामिल होगा, तो मल्टीपल फील्ड के लोग जो है इसके अंदर शामिल हो जाए। अब हमारा काम ये है कि हम ने दो बातें समझ ली कि एक तो हमें सबसे पहली बात ये है कि आइडेंटिफाई करना है और कम्युनिकेट करना है चेंज को। दूसरी बात ये है कि हमें सीनियर मैनेजमेंट को शामिल करना है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट को, री इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स को।
अब हमें फाइंड करना है दी इनएफिशिएंट प्रोसेसेस एंड डिफाइन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हमें वो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो कि इनएफिशिएंट हैं, यानी मतवक्का रिजल्ट नहीं दे रहे, कॉस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, या टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, या वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हमें उन्हें हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही। मैंने तीन बातें कही, वो प्रोसेसेस चलाने में मुश्किल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो प्रोसेस टाइमली काम नहीं कर पा रहे, या कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही। तो हम ऐसे प्रोसेसेस को क्या है, किक ऑफ इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, और हम इसके लिए KPIs डिफाइन करेंगे जिससे हम ये अंदाज़ा कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कितना है। KPIs हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। अब यहाँ पर हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी एग्जांपल की ज़रूरत थी, तो हमने जो एग्जांपल ली है वो ली है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जिसके अंदर हमने साइकिल टाइम लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है बिगनिंग टू द एंड, ठीक है जी। चेंज ओवर टाइम नीडेड टू स्विच लाइन फ्रॉम मेकिंग वन प्रोडक्ट टू नेक्स्ट, ऐसा तो नहीं कि स्विच चेंज ओवर टाइम ज़्यादा है। डिफेक्ट रेट परसेंटेज, कितने डिफेक्टिव पीस बन रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, हाउ लॉन्ग इट टेक टू मैन्युफैक्चर लाइन टर्न इनटू इन्वेंट्री इनटू प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री कितनी देर में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती, कितनी देर चीज़ें जो हैं फालतू इन्वेंट्री में पड़ी रहती हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें ब्लॉक रहती है। और कितना ज़्यादा रेशो है प्लान्ड वर्सेस इमरजेंसी मेंटेनेंस का जो हमें करना पड़ता है और ब्रेकेज आते हैं जिससे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तीन अहम स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम ये सारी बात जो है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चौथा स्टेप हमारा आ गया जो कि री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस एंड कंपेयर KPI से है। पहली बात इसमें ये है कि एक दफ़ा जब काम डन हो गया तो हम ऑल एनालिसिस एंड प्लानिंग जो है उसकी मदद से इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वंस you got this point there too much at, what you have to do now to keep putting your theories into practice। जो तुमने प्लान बनाए थे, थ्योरीज बनाई थी, उन्हें अमली जामा पहनाते जाओ, उन्हें प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते जाओ। इनिशियल विंस जो आप क्रिएट कर रहे हैं उन विन को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, चूँकि जो लोग भी कहते हैं ना मेक एवरीवन हीरो, कि जो भी चेंज ला रहा है वो जो है लाजमत उसको अप्रिशिएट किया जाए। जी मैं करता हूँ। देखिए KPI से मुराद हम ये ले रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की मिसाल ली है कि एक प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, एक चीज़ को दूसरी शक्ल बदलने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफेक्ट रेट ज़्यादा है, चीज़ें ख़राब ज़्यादा हो रही हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, कितनी देर में इन्वेंट्री यूटिलाइज हो जाती, कितनी देर वेस्ट पड़ी जो है वो पड़ी रहती है। और प्लानिंग वर्सेस इमरजेंसी मेंटेनेंस हमें कितना करना पड़ता है। तो वंस वी स्टार्टेड दैट, तो फिर फाइनली हम इस तरफ आ जाते हैं कि जो एनालिसिस किया है उसे इम्प्लीमेंट करो और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दो। उसके बाद इफ़ KPI shows new solution to work better, you can start slowly scaling the solution। तो अगर कोई नया solution सामने आता है और वो बेटर है तो आप उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दें, ठीक है जी। और फिर और अगर मसला हल ना हो तो आप दोबारा से फिर जो है वो अपने स्टार्ट चेकिंग बोर्ड पे चले जाएं
اور دوبارہ سے پوٹینشیل سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی سلوشن چلتا رہے گا. ہم ٹرائی کرتے رہیں گے, پروسیس چلتا رہے گا جب تک ہم اس کا کوئی اچھا سلوشن فائنڈ آؤٹ نہ کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں بزنس پروسیس ری انجینئرنگ. تو ہم نے یہاں تک کام جو ہے وہ ڈن کر لیا. یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک تھا اس چیپٹر کا. چلتے ہیں, بڑھتے ہیں لاسٹ ٹاپک کی طرف, اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے اوپینین لے لیتے ہیں کہ یہاں تک آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. جی شاباش, کلیئر ہے. جی, تو ہادیہ کہہ رہی ہیں کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اور ٹھیک ہو گیا. 4 سٹیپ ایک دفعہ پھر بتا دیں. پہلے سٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے, دا فرسٹ اسٹیپ وی گو فار دیٹ. پہلے سٹیپ میں ہم نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے چینج کو. دوسرے سٹیپ میں ہم نے ٹیم اکٹھی کرنی ہے, جس میں سینئر ٹیم ہے, آپریشنل ٹیم ہے, اور ری انجینئرنگ ایکسپرٹس ہیں. تیسرے سٹیپ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے ایسے پروسیسز ہیں جن کو کک آف کرنا ہے, اور پھر ان کی جگہ چوتھے میں جو بھی ہم نے پلان کیا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور امپلیمنٹ کر کے اس کو تکمیل کرنا ہے. تو یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا. آگے بڑھتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے سے سلائیڈز ہٹیں گی, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ سلائیڈ ہٹتی ہیں, بچہ گھبرا کہتا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے سلائیڈ آپ کے سامنے سے غائب ہوں گی, لیکن پھر واپس آ جائیں گی. جی بچوں, تو اب ہم چلتے ہیں اپنے 9th ٹاپک کی طرف آج کے, یعنی کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا 9th اور یہ لاسٹ ٹاپک ہے. جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آج میں نے جو ضروری کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ کے تمام جو نوٹس تھے وہ میں نے گوگل کلاس روم میں موو کر دیے, انکلوڈنگ سلائیڈس, اور اس کے علاوہ میں نے اس چیپٹر کے سمرائز نوٹس بھی وہاں پہ رکھے. تو ہم شروع کر رہے ہیں یہ ٹاپک. اس ٹاپک کو ہم کہتے ہیں لین پروڈکشن میتھڈ. لین پروڈکشن میتھڈ جو ہے یہ ایک فلسفی ہے جس کے اندر ہم جو ہے ایک ایم ہے ہمارا کہ ہم ایک ایسا نظام واضح کریں, ایک ایسا سسٹم اڈاپٹ کریں جس کے اندر ویسٹ ریڈیوس ہو جائے. ویسٹ ریڈیوس کرنے میں ہمیں بہت زیادہ فائدے ہیں. ویسٹ ان ٹرمز آف ٹائم کم ہو, ان ٹرمز آف مٹیریل کم ہو, ان ٹرمز آف لاس آف فائنینشیل ٹرم کم ہو. تو اگر ہم ویسٹ کم کریں گے تو الٹیمیٹلی ہماری کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو لین پروڈکشن میتھڈ جو ہے یہ بیسیکلی استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نے ویسٹ کو منیمائز کرنا ہے.
तो आप वेस्ट को जो है वो कम कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, इस सिलसिले में जो है जो आपने सवाल किया है, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो यू कैन पिक अप लाइक दिस। मेरा नंबर है 0333 4273 174। अगर आपका कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप उसमें भी सवाल भेज सकते हैं, और अगर आप गूगल क्लासरूम में हैं तो उस पर भेज सकते हैं। मेरे नंबर पे अगर आपने सवाल करना हो तो मुझे व्हाट्सएप कॉल दे दें। तो चूँकि मेरे व्हाट्सएप पे खासा शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, तो बाज़ वक़्त आपकी बात नज़रअंदाज हो जाती है। तो आपने पूछना हो तो ज़रा थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि मुझे कॉल दे दें। और इसमें एक चीज़ का और भी ख्याल रखें, वो ये है कि अगर आप ज़रा थोड़ा ऐसे टाइम पे बात करें जिस वक्त मैं ज़रा मेंटली फ्री हूँ, तो मैं आपका सवाल का जवाब ज़्यादा अच्छी तरह दे सकूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सब बच्चे प्रोफेशनल हैं, आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल की क्या मसरूफियात होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, बात यह है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर सूरत चीज़ों को बेहतर करें, लेकिन अगर आप ये कहें कि परफेक्शन परफेक्शन तो किसी भी इंसान में नहीं होती। हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम हर बैच के साथ, हर नए तजर्बे के साथ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं उम्र के हर हिस्से में। और यही वजह है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे ऑनलाइन का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी। और अगर आप कहें कि ऑनलाइन में हम पढ़ा रहे थे, मेरा जो पहला मेथड था टीचिंग का वो ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर का था, चूँकि मेरे दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ में रिकॉर्डेड लेक्चर सेल भी होते हैं, बल्क में कोर्स रिकॉर्डेड हैं और लोग ख़रीदते हैं उन्हें, तो वो भी हैं। और कुछ थोड़ा सा तजर्बा मेरा जो है वो, ये जो आपने नीचे देखा ना, इको टैक मैनेज, ये जो आपके सामने आइकन सा आया हुआ है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये इकट्ठा है, इको टैक मैनेज, यही 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 मेरा ईमेल एड्रेस भी है, इको टैक मैनेज। इसमें स्पेस कोई नहीं है, @gmail.com। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो आप कह सकते हैं कि ईमेल भी है, और यही मेरा यूट्यूब चैनल भी है। यू कैन से ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं मैं किस तरह की रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ अभी अपने काम में, बहुत सारे काम मुझे सीखने हैं, या मैं सीखता रहता हूँ। और मेरा फेसबुक अकाउंट भी इसी नाम से है, इकोटेक मैनेज, यही मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो इसी पर भी, फेसबुक पे भी मैं इसी पे हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक ही नाम रखा हुआ है, और वो मैंने, चूँकि मुझे एक नाम से सारी चीज़ें मिल गई थी, और इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। अगर कहेंगे कि आपने क्यों इकोटेक मैनेज रखा, असल में एक्चुअली कहानी ये थी कि मैंने मेरी ज़िंदगी का जो कुछ हासिल था वो इस तरह से था कि सबसे पहले मैंने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मैंने काफ़ी काम किया और उसमें मास्टर्स किया, और फिर मैनेजमेंट में एमएस कर लिया। तो इस वजह से मैंने तीनों चीज़ें इकट्ठी कर ली, इकोटैक मैनेज। तो अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मेरी जो एक्चुअल फील्ड है वो है सोशल इंफॉर्मेटिक्स। सोशल इंफॉर्मेटिक्स ये मेरी फील्ड है जिसमें मैं काम करता हूँ, बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो उस तरफ तो हम नहीं जाते। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप समझें कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं और हर काम हमें आता नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी सीखने के अमल से दो चार, जिस तरह आप हैं। ये कह सकते हैं कि एज ज़्यादा होने से वक्त के साथ साथ कुछ ज़्यादा लर्न कर लेता है बंदा, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, एनीवे, सो इज गोइंग टूवर्ड्स दैट। तो हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये फिलोसफी क्या है। तो हम कहते हैं, एज अ नेम सजेस्ट, लीन प्रोडक्शन इज अ फिलोसफी एम्स टू सिस्टमेटिकली एलिमिनेट द वेस्ट। कि हमने सिस्टमेटिकली वेस्ट को एलिमिनेट करना है, वक्त का वेस्ट, मटेरियल का वेस्ट, एनर्जी का वेस्ट,
ये सब हमने कम करने हैं। तो जब हम ये कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट बच जाएगी और क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो लीन प्रोडक्शन को अगर हम गूगल पे देखते हैं तो गूगल पे लिखा है कि लीन प्रोडक्शन इज एन अप्रोच टू मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन कटिंग आउट वेस्ट। एक ऐसा अमल जिसके अंदर हम वेस्ट को कम करते हैं वाइल इंश्योरिंग क्वालिटी, कि वेस्ट कम करना है लेकिन ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी पे कोई हम किसी किस्म का तस्वीर ना करें, क्वालिटी अपनी जगह मेंटेन रहे। दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये एक ऐसी अप्रोच है जो ज़िंदगी के यानी बिजनेस के हर एस्पेक्ट पे अप्लाई हो सकती है, यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन के एंगल से आप देखिए इसको, यू कैन सी विद द एंगल वाचिंग एवरी एस्पेक्ट। तो आप हर एस्पेक्ट से जी मैं रुतबा अभी बात करता हूँ इसके ऊपर। तो एस्पेक्ट्स से बात करते हैं कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे ये अप्लाई हो सकता है, फ्रॉम डिज़ाइन थ्रू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, के डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन तक किसी भी स्टेज पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लीन प्रोडक्शन एम टू कट कॉस्ट, यानी बुनियादी तौर पे हम वेस्ट कम इसलिए करना चाहते हैं कि टाइम बचे लेबर का, मटेरियल बचे, उसके साथ साथ बिजली बचे, रिसोर्सेज बचें, तो कॉस्ट अल्टीमेटली इससे क्या होगी, कम हो जाएगी बाय मेकिंग बिजनेस प्रोसेस मोर एफिशिएंट। इससे बिजनेस प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट होगा, यानी कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा क्वालिटेटिव और अच्छी होगी एंड रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट नीड, के मार्केट नीड को आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है बच्चे का कि पहले भी आपने रिडक्शन ऑफ वेस्ट, एलिमिनेशन वेस्ट पे, एलिमिनेटिंग वेस्ट पे लेक्चर दिया, आप भी दे रहे हैं। देखिए वो सिर्फ एक टॉपिक था, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट। यहाँ पे लीन प्रोडक्शन में हम वेस्ट रिडक्शन को एज अ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि इस टेक्निक से हम क्वालिटी बेहतर करेंगे और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, ये हम काम कर रहे हैं। तो ये इन दोनों टॉपिक में फ़र्क है कि वहाँ पे सिर्फ हम उसको वेस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम इसके रिडक्शन की भी बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि लीन प्रोडक्शन का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो लीन प्रोडक्शन का जो आगाज़ है बुनियादी तौर पे इसका आगाज़ 80 years ago द कार डेट मेक बाय टोयोटा वाज मेकिंग वेर टेरेबल। तो ये आज से 80 साल पहले टोयोटा जो गाड़ी बनाता था बड़ी टेरेबल थी। इन ए बिड टू कैच अप विद एन इट्स अमेरिकन कंपेटिटर, के वो एक अमेरिकन कंपेटिटर को कैचअप करने के लिए इन्होंने लीन प्रोडक्शन की टेक्निक शुरू की, जिसने आहिस्ता 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 टोयोटा को आज एक बड़े पैगाम मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है पूरी दुनिया। तो आज से 80 साल पहले इनके पास ये क्वालिटी नहीं थी। इसी टेक्निक से कि मटेरियल वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने, और इससे कॉस्ट बचानी है और डायरेक्टली वो चीज़ बनानी है जो कस्टमर को जिसकी ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई टोयोटा टुडे इज़ वेरी सक्सेसफुल, और इसलिए टोयोटा जो है बहुत कामयाब आज हमें नज़र आता है। तो ये हम बात कर रहे थे लीन प्रोडक्शन के हवाले से। तो मैंने इसे इंट्रोड्यूस करा दिया। आज के लेक्चर में अगर टोटल देखते हैं तो मैंने आपके साथ बात जो की है, एक तो मैंने आज आपके साथ बात की है, सबसे पहले तो जो टॉपिक आपके सामने रखा है हमने उसे कहा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो आज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पे हमने बात की है, और दूसरी हमने जो बात की है आज के हवाले से, आज हमने बात की है आपके साथ लीन प्रोडक्शन मेथड जो है उसको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब इसकी तफसीलात जो हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। स्लाइड्स हैं, अगर आप चाहें तो पहले पढ़ के आ सकते हैं, और वाइंड अप करने से पहले आप दोस्तों से राय ले लेते हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और आपको कितना समझ आया। तो हमारे साथ इस वक्त अगर देखते हैं तो जो बच्चे हैं उनके अंदर माशाल्लाह मौजूद हैं, यानी जो अटेंडिस वैसे तो ज़्यादा थे। अनवर अहमद हैं, अनवार अहमद हैं, हादिया हैं, मोहम्मद हसीब है, रुतबा सगीर हैं, शहरोज़ हैं, सारा हाशमी हैं, शेख उस्मान हैं और रुतबा सगीर हैं। ये तमाम बच्चे हमारे साथ हैं।
मैं चाहूँगा कि एक बार हमें ये ओपिनियन से नवाज दें कि आज का लेक्चर कैसा रहा। तो रुतबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था सर, और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड डेट कास्ट मोहम्मद हसीब उस्मान ने अप्रिशिएट किया है इसको, और हादिया कह रही है अमेजिंग लेक्चर था। तो बाकी बच्चे भी, तो अभी मैं ऐसे ही काम करता रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी। अनवार अहमद कह रहे हैं वेरी गुड सर। तो इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया है उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मुझे मिला है, और बहुत ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह जितने भी मिले हैं अभी तक तो पास के ही मुझे मिले हैं। वो जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे पास हुए। सॉरी। शहरोज जो बुक की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। जो बुक जो आपको बुक पकड़ेंगे, तो अगर तो वही बात है वो आप कह रहे हैं कि अगर तो आपने दूसरे प्रोफेशनल स्टडीज़ की कौन सी बुक पकड़ी हुई है आपने, उस बुक कौन सी शाबाश बताएंगे मुझे। इंटरप्राइज मैनेजमेंट की नहीं, देखिए आप वो बुक पकड़िए जो आपके कोर्स की है। तो मैं कोर्स से पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट योर कोर्स आउटलाइन। तो मैं आपके कोर्स आउटलाइन से पढ़ा रहा हूँ। किताबों में तो आपको पता है बेटा, किताबें तो लिखी जाती हैं, हर प्रोफेशनल बॉडी किताब अपने लिए लिखती है, हर राइटर किताब अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लिखता है। तो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ। अगर इस मामले में कोई आपको लगे तो इसका हल ये है कि मैं आपके सामने कोर्स आउटलाइन ला के डिस्कस कर लूँगा कि इसमें से क्या क्या हमने कर लिया, क्या क्या रह गया। तो कोर्स आउटलाइन इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है जी। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।